हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो आप सभी को नेशनल यूथ डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, कल हमारे परम पूज्य स्वामी जी का जन्म दिवस था। प्यारे बच्चों, उनकी एक बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने कहा है, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और उन्होंने एक और बात कहा था। उन्होंने कहा था कि आप एक लक्ष्य चुनो और उस लक्ष्य के प्रति अपने आत्मा को समर्पित कर दो और उसके अलावा और इधर उधर मत देखो। तो प्यारे बच्चों, उन्हीं की इस फेमस कोट के साथ आज हम लोग 20 एमसीक्यू का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं इस एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। हमें इन दिए हुए नंबर का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। प्यारे बच्चों, एचसीएफ वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो जो नंबर्स को क्या करता हो, कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो आइए हम ऑप्शन से देख लेते हैं। तो क्या 3 इन नंबर्स का एचसीएफ हो सकता है? क्या 3 से ये सारे नंबर डिविजिबल हैं? 3 से 12 डिविजिबल है, 21 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है। तो हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। अब सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं। 12 12 से अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 12 डिविजिबल है। 21 12 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और 15 भी 12 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है? ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया है। अब सी ऑप्शन को देखते हैं। सी, तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है? 3। और 3 से हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि 3 से ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं? कंप्लीटली डिविजिबल हैं। अब 4 से सिर्फ और सिर्फ 12 डिविजिबल है। 21 और 15 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर ए, या तो ए होगा या फिर बी होगा। ए और बी में हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो सेकंड वाला नंबर दे रखा है वो इन नंबर्स का एलसीएम है। नंबर का एलसीएम नंबर्स के एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। नंबर्स का एलसीएम नंबर के एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें, क्या 3 से 140 कंप्लीटली डिविजिबल है? बोलोगे नहीं सर, नहीं डिविजिबल है। क्यों नहीं डिविजिबल है? क्योंकि इसके डिजिट का सम 3 का मल्टीपल नहीं है। इस वजह से ये यहाँ पे ये जो 140 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख भी सकते हो 422 जो है वो 420 ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, उन नंबर्स का एलसीएम 2400 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ? दो नंबर का एलसीएम है, कह रहा है उनका कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। अभी जस्ट हमने पहले देखा कि नंबर्स के एचसीएफ नंबर के एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। क्या 300 से 2400 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये एचसीएफ हो सकता है, ठीक है ना। क्या 400 से 2400 कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये भी एचसीएफ हो सकता है। क्या 500 से 2400 कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं, 500 से 2400 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये जो है ये दो नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो कौन सा राइट आंसर है प्यारे बच्चों? तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 600 से भी क्या हो रहा है? 2400 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये भी टू नंबर्स के एचसीएफ हो सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे कब? कब होंगे भाई?
आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, हमें चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पाने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना होगा, जीरो से बड़ा करना होगा। जीरो से क्या करना होगा, बड़ा करना होगा। मीन्स डिस्टिंक्ट रियल रूट तभी मिलते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी रेज टू द पावर 2 माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब बी, बी देख लेते हैं क्या है। बी हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है -4 पे होल पावर 2 -4 टाइम्स ए मतलब ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है। तो जब कोई नंबर नजर ना आए तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 1। और कांस्टेंट सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट सी का वैल्यू हमारे पास के है। तो ये हो गया के। अब -4 पे स्क्वायर क्या देगा, 16 माइनस ये हो गया 4 टाइम्स के ग्रेटर देन 0। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटीज। ये है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स इस तरह से हैं कि आप इनइक्वालिटीज में, अच्छा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है। ओके, तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व अगर आपको करना है तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये हैं कि आप अगर इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड कर रहे हो, दोनों तरफ सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या या फिर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड लगा रहे हो, इसके साइन पे, इनइक्वालिटीज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया। तो इनइक्वालिटीज पे कब फर्क नहीं पड़ता है, इसके साइन पे कब फर्क नहीं पड़ता है, जब आप इनइक्वालिटीज में सेम सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड कर रहे हो, सेम नंबर को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड लगा रहे हो। तो इनइक्वालिटीज के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कब फर्क पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा प्यारे बच्चों जब हम इस इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ क्या करेंगे, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड लगाएंगे। तो ये इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए के का वैल्यू। तो के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें हटाना होगा इस 16 को। 16 यहाँ एडिशन में है, 16 इसमें ऐड, ये 16 पॉजिटिव साइन के साथ है। तो इस 16 को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ 16 को सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। तो आपको क्या करना है, 16 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 16 -4 के, आप इधर भी 16 सब्ट्रैक्ट कर लो और इधर भी 16 को सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर सेम नंबर को दोनों तरफ अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटीज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन एज इट इज लिखा जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ यहाँ पे 16 से 16 क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब -4 टाइम्स के, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया -16। अब हमें के चाहिए ना कि -4 टाइम्स के चाहिए। तो अब हमें -4 को रिमूव करना है, जबकि -4 हम देख पा रहे हैं ये इनटू में है। क्या है, इनटू में, के साथ ये इनटू में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको करना होगा -4 से बोथ साइड डिवाइड। -4 से आपको करना होगा बोथ साइड डिवाइड। तो कर लो। -4 से अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर लें, दोनों तरफ डिवाइड लगा लें, तो ये देखो क्या हो जाएगा। -4 को अगर हम इससे डिवाइड लगाएं, यहाँ पे अगर हम -4 से इसको इधर हम कर लेते हैं, -4 के हमने इधर भी -4 से डिवाइड लगा लिया और इधर भी डिवाइड लगा लिया। तो प्यारे बच्चों इनइक्वालिटीज का रूल कहता है कि जब हम इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ निगेटिव नंबर से डिवाइड लगाते हैं तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। मिस अब ये जो साइन
है इधर की ओर मुंह खुला था, अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अब इधर की ओर मुंह खुल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 और माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा क्या होगा 16, मींस के यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू के जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए किससे, 4 से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर है, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। आओ प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 raised to the power x plus y equals to 243 and 243 raised to the power x minus y equals to 3 is, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। प्यारे बच्चों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमें पूछा जा रहा है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। आइए, तो ये जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आइए प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमें देखो क्या दे रखा है, हमें दिया गया है 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई, ये हो गया क्लियर। अच्छा, क्या आप इसको 3 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो 3 पे पावर क्या है 5 होता है, 243 क्या है 3 रेज टू द पावर 5। अब आप देख पा रहे हो ये दोनों आपस में इक्वल है, इनका बेस सेम है, तो इनका एक्सपोनेंट भी क्या होगा, इनका एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल हो जाएगा मेरे दोस्त, इक्वल हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के। बात समझ में आ गया, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। अब देखो आप सेकेंड हमें क्या दे रखा है 243, तो ये जो 243 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 5 और इस पे भी होल पावर है x माइनस वाई इक्वल टू ये क्या दे रखा है 3, ये हो गया 3। अब जब एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट होता है तो उनका प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 5 टाइम्स x माइनस 5 टाइम्स y इक्वल टू ये हो गया 3, और 3 पे यहाँ पे पावर क्या है 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। अब अगर हम देखें दोनों इक्वेशन को तो इनका बेस क्या है सेम है, तो एक्सपोनेंट भी इनका क्या होगा, एक्सपोनेंट भी इनका आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 5x है 5x माइनस 5y इक्वल हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा 1 के। बात समझ में आ गया, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा बन गया प्यारे बच्चों सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। आइए अब हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। आइए, तो प्यारे बच्चों आप चाहो तो आप इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, ठीक है ना, और इसको भी जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। हमें काम क्या करना है, काम हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे क्या निकाल लेना है, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है, इनके कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए यही तो करते हैं ना, इनके गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट का हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आओ प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं इनके कोफिशिएंट का कंपैरिजन, इनके कोफिशिएंट का कर लेते हैं कंपैरिजन। तो पहले वाला देखो a1 बाई a2, तो बताओ a1 बाई a2 का वैल्यू क्या होगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो a1 क्या होता है, पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट x में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, तो 1 है, तो x का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, अपॉन सेकेंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो गया 5। क्लियर, तो a1 बाई a2 हमें पता चल गया 1 बाई 5 है। अब हम लोग निकाल लेते हैं b1 बाई b2, तो b1 बाई b2, b1 बाई b2, तो b1 बाई b2, b1 मतलब पहले वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 1 और सेकेंड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -5। क्या हमें C1 बाई C2 निकालने का जरूरत है या फिर छोड़ दें, तो आप बोलोगे अब जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2
इस वजह से ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये आपस में इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और जब इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। बात समझ में आ गया, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी with vertices A which is 0, 4, B 0, 0 and C 3, 0। हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पता करना है और हमें इस ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। प्यारे बच्चे, अगर हम कोऑर्डिनेट्स को देखें तो कोऑर्डिनेट्स बड़े ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे दे रखे हैं। इस वजह से हम पेरीमीटर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखोगे, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो है 0,4। और 0,4 कहाँ पे लाई करेगा प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। सेकेंड 0,0 ओरिजिन पे लाई करेगा। और थर्ड पॉइंट जो हमें दे रखा है, थर्ड पॉइंट वो है 3,0 जो कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाई करेगा। आओ प्यारे बच्चों, हम इसका एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। देखो, हमने बना लिया ये y एक्सिस और ये हो गया, ये हमारा x x डैश है और ये हमारा हो गया y y डैश। आपको प्यारे बच्चों पता है, क्या चीज पता है, आपको ये पता है कि a वर्टिसेस कहाँ पे आएगा, तो a वर्टिसेस y एक्सिस पे आएगा। तो हमने a वर्टिसेस को y एक्सिस पे बना लिया। ये a है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4। अच्छा, b b वर्टिसेस जो कि ओरिजिन पे आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आएगा ओरिजिन पे, ये हो गया बी वर्टिसेस, बी वर्टेक्स जो कि है 0,0। और जो सी वर्टेक्स है ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हो गया 3,0। तो इन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा ए बी सी पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा, चलिए बना लेते हैं ट्रायंगल। तो हमने इसको मिला लिया। इस ट्रायंगल का हमें क्या बताना है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमें साइड्स पता होगा तो पेरीमीटर बता लेंगे। चलो प्यारे बच्चों, पहले वाले ए बी साइड का लेंथ निकाल लेते हैं। तो एक बात जानो, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें उस पॉइंट का दूरी बताता है फ्रॉम द वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें पॉइंट का दूरी वाई एक्सिस से बताता है, जबकि किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमें उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव मत ले लेना। निगेटिव डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है ना, निगेटिव डायरेक्शन को दिखाता है। और जो नंबर होगा वो हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखो, अब इस वाले BC का लेंथ आप बता लो, BC का लेंथ आप बताओगे, BC का लेंथ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें पॉइंट का दूरी बताता है फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यह जो इसका बेस है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 3 यूनिट हो गया। कितना, 3। अब हम यहाँ से देखो क्या निकाल लेंगे। अच्छा, दो एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का, 90। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में परपेंडिकुलर पे स्क्वायर प्लस प्लस बेस पे स्क्वायर, ये हो गया बेस पे स्क्वायर। मींस ये हमें क्या देगा, 4 पे स्क्वायर 16, 3 पे स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो बता दो प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स कर दो, 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 3 7 प्लस 5 12। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 12 यूनिट्स हो जाएगा। बात
क्लियर है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को बात क्लियर हो गया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बार आप देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। इसमें कहा गया है कि एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल F इक्वल है एंगल C के, एंड AB इक्वल है 1/3 टाइम्स ऑफ D के। देन टू ट्रायंगल्स आर, तो दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? प्यारे बच्चों आइए हम पहले फिगर बना लेते हैं इनका फटाक से। तो पहला जो हमें दे रखा है, देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, तो ये हो गया ट्रायंगल ABC, ये हो गया ट्रायंगल ABC। और दूसरा ट्रायंगल हमें क्या दे रखा है? तो दूसरा ट्रायंगल हमें दे रखा है ट्रायंगल, ये हो गया DEF, ये हो गया DEF। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। अब क्या कहा जा रहा है कि एंगल B, इस ट्रायंगल का एंगल B इस ट्रायंगल के एंगल E के इक्वल है, ठीक है। फिर अगला क्या कहा जा रहा है? अगला कहा जा रहा है, अगला हमें कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगल का एंगल C, इस ट्रायंगल का एंगल C इस ट्रायंगल के एंगल F के इक्वल है। सब ये हो गया। और उसके बाद क्या बोला गया है कि AB जो है वो AB, अच्छा यहाँ पे हमें दे रखा है AB और AB और D का रेशियो, AB/D क्या है? AB/D इक्वल टू है 1:1:3। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है देन टू ट्रायंगल्स आर, ये ट्रायंगल्स होंगे क्या होंगे? तो लिखा है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो होंगे लेकिन सिमिलर नहीं होंगे। अरे भाई, पहले ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है तो ये फिगर सिमिलर होगा एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो वो आपस में सिमिलर होते हैं, तो वो लिखा है नॉट सिमिलर। बड़ा ही बदमाश ऑप्शन है। तो ये देखो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर तो होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सिमिलर तो है भाई, दो एंगल इसके आपस में मैच कर रहे हैं तो ये आपस में सिमिलर तो होगा, लेकिन कह रहा है कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो देखो हम लोग एक कॉन्ग्रुएंसी में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रॉपर्टी ये हमारा था एंगल एंगल साइड, ये हो गया एंगल एंगल साइड। तो ये देखो इसका ये एंगल एंगल F एंगल C के इक्वल है, एंगल E एंगल B के इक्वल है। अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता कि लेंथ ऑफ AB लेंथ ऑफ E के इक्वल होता, इक्वल कहा होता, लेंथ ऑफ AB लेंथ ऑफ D के अगर इक्वल होता तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होता, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर तो होता ही साथ कॉन्ग्रुएंट भी होता। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिया गया है, हमें क्या बोला गया है कि AB और D आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। जब ये किस रेशियो में? AB और D 1:3 के रेशियो में है। अगर ये इनका रेशियो AB और D का रेशियो 1:1 होता तब हम इनको कॉन्ग्रुएंट भी कह देते, लेकिन इनका रेशियो जो है 1:3 में है, 1:3 में है, इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिमिलर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? इफ, आप पहले क्वेश्चन को एक बार अपनी निगाहों से देख लो। इफ साइन थीटा minus cos theta equals to 0, then the value of sin raised to the power 4 theta plus cos raised to the power 4 theta। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, हमें sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू दे रखा है और पावर 4 पे हमें जाना है। कहाँ पे जाना है? पावर 4 पे। तो पावर 4 पे हम लोग कैसे जाते हैं?
पावर 4 पे जाने के लिए हमें पहले स्क्वायर करना होगा और फिर दोबारा स्क्वायर करना होगा। किसका स्क्वायर करना होगा? इसका। पहले हमें एक बार स्क्वायर करेंगे और फिर से दोबारा स्क्वायर करेंगे। ऐसा करके हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? पावर 4 पे पहुंच जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हमें दे रखा है साइन थीटा, हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। आपको पावर 4 पे जाना है तो आपको पहले स्क्वायरिंग करना होगा, फिर दोबारा से स्क्वायरिंग। तो एक बार पहले स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर कर लिए और इधर भी स्क्वायर कर लिए। इसका स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मिलेगा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया? यहाँ पे अब हम लोग क्या निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किसके इक्वल? तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम इसका दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे। दोबारा से आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। आप इसको कर लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से आप इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर भी आप स्क्वायर कर लो और इधर भी आप स्क्वायर कर लो, फिर से दोबारा कर लेंगे। और देखो, इस पे स्क्वायर करो तो ए पे पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, और फिर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर हमें क्या मिलेगा? इधर मिलेगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया क्लियर। अब हम इसको उस पार्ट ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू तो हमें नंबर में दे रखा है, तो अब हम क्या करें? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाओ, आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। ये जो हम लोग रिजल्ट यहाँ पे देखो, इस वाले रिजल्ट का हम लोग यूज कर लेंगे। अगर हम लोग प्यारे बच्चों देखें इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। आप यहां से निकाल लो किसका वैल्यू? आप निकाल लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू। इसका वैल्यू निकाल लो जो कि हो जाएगा 1/2। इसी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, ये रखो, या फिर ऐसा कर लो, एक बार दोनों तरफ आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 1/4। तो आप यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रखोगे साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स, इसका वैल्यू कितना है? 1/4। तो 2 से 4 गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1/2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1/2। 1/2 क्लियर। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, देन tan थीटा इज sec थीटा प्लस tan थीटा अगर p के इक्वल है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? प्यारे बच्चों, आपको एक रिजल्ट पता होगा, बहुत ही कॉमन सा रिजल्ट है। रिजल्ट ये है, देखो रिजल्ट ये है कि sec थीटा प्लस tan थीटा ये, और sec थीटा माइनस tan थीटा
ये दोनों, इन दोनों का वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों का वैल्यू एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में p दे रखा है, p दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि इसका जो वैल्यू है ये इसका उल्टा होगा। p का उल्टा 1/p होगा, 1/p। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू p है तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/p हो जाएगा, 1/p। अब आप क्या करो, अब इसको बोल दो आप इक्वेशन 1 और इसको बोल दो आप इक्वेशन 2। हमें tan थीटा का वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा को बचाना है, तो सेक थीटा को उड़ाना है, तो सेक थीटा को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो आप क्या करो प्यारे बच्चों, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 2 को अगर 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आप देख पा रहे हो सेक थीटा कैंसिल हो गया और कितने टेन थीटा मिल गए, 2 टाइम्स टेन थीटा मिल गया, इक्वल टू हो गया क्या, p माइनस 1/p। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो इधर हमें मिल जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p, और टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा, और ये जो 2 इनटू में है ये इधर जा करके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2p। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2p। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2p। आइए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, फिर से सिमिलरिटी का क्वेश्चन, वाह, दो सिमिलरिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कहता है दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा कभी बोल देना कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो देखो आप तुरंत, ट्रायंगल हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। अच्छा प्यारे बच्चों आगे क्या दे रखा है, AB और BC का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, AC का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और D का लेंथ 2 सेंटीमीटर है। The EF and TF आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें EF और TF का लेंथ पूछ रखा है, हमें EF और TF का लेंथ पूछा जा रहा है। तो हमें क्या कहा गया है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो प्यारे बच्चों अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा, मींस AB का रेशियो D से, तो AB डिवाइडेड बाई डी ये इक्वल होगा किसके, BC का रेशियो EF से, तो ये हो गया BC डिवाइडेड बाई EF, और अंतिम AC का रेशियो TF के, तो AC डिवाइडेड बाई क्या हो गया, AC डिवाइडेड बाई TF। अब हमें जो जो वैल्यू दे रखा है उसको हम इसमें रख लेते हैं। तो आओ प्यारे बच्चों हम इसमें रख लेते हैं जो जो वैल्यू दे रखा है। हमें ए बी का लेंथ क्या दे रखा है, ए बी का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लिख दिए, डिवाइडेड बाई, अब डी का लेंथ दे रखा है, डी का लेंथ भी दे रखा है, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू बीसी का लेंथ, बीसी का लेंथ हमें दिया गया है, हाँ दिया गया है, तो ये बीसी भी 3 सेंटीमीटर है। EF का लेंथ हमें दिया गया है, तो EF का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, EF का लेंथ पूछा जा रहा है, इक्वल टू AC का लेंथ, AC का लेंथ हमें दिया गया है क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और DF का लेंथ, DF का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों हमें EF और TF चाहिए, तो EF निकालने के लिए आपको इन दो रेशियो को एक साथ ले लेना है, क्लियर, और DF निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाले रेशियो को आप एक साथ ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डीएफ। तो हम अभी फिलहाल फर्स्ट टू रेशियो को एक साथ ले लेते हैं। तो आओ प्यारे बच्चों हम इन दो रेशियो को एक साथ ले रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ईएफ, इसको हम लोग इनका प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं, तो
EF को यहाँ भेज देते हैं और 3 को यहाँ पे, तो EF इक्वल हो जाएगा EF, प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, और ये 3 EF के प्लेस पे चला गया तो ये हो गया 3, 3 2 जा क्या होगा 6, तो EF का लेंथ क्या हो गया, EF का लेंथ 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में EF पूछा गया है, तो आप देख लो ऑप्शन में EF जो है कहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें EF का लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया। बाकी और किसी ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चों को संतोष नहीं हो रहा होगा, उनको DF को भी निकाल करके देखना है, तो देख लो फर्स्ट टू रेशियो को आप फर्स्ट और लास्ट को एक साथ ले लो। तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट को एक साथ ले लें तो आप प्यारे बच्चों देखो फर्स्ट और लास्ट को, तो आप प्लेस इंटरचेंज करो, DF को यहाँ पे भेज दो तो DF इक्वल्स टू और 3 को DF के प्लेस पे भेज दो, तो बाई में क्या आ गया 3, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा DF का लेंथ क्या हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर। अब तो खुश हो कि अभी भी नाराज हो, तो ये हो जाएगा DF का लेंथ। आपको ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी बनाना है, ये नहीं कि उसी में लगे रहना है। तो अब जब हमें EF का लेंथ मिल ही गया है, EF 2 सेंटीमीटर है, तो क्यों अब हम लोग DF के लिए परेशान हो, तो एक ही ऑप्शन था जिसमें हमें EF का लेंथ 2 सेंटीमीटर नजर आया। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का आपसे सम पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों सबसे पहले बताओ शुरुआत के 20 ऑड नंबर्स में सबसे पहले कौन आएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो शुरुआत के 20 ऑड नंबर्स में सबसे पहले कौन आएगा, आप बोलोगे सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 5, इसी तरह चलता चला जाएगा। तो इस तरह के कितने ऑड नंबर का सम चाहिए 20, मतलब हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अच्छा Sn का फॉर्मूला आपको पता है, Sn इक्वल टू जानते हो, Sn इक्वल टू होता है n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस t, यही होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्लियर, तो अब देखो सम चाहिए 20 टर्म्स का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म, पहला ऑड नंबर क्या है 1 है, प्लस n के प्लेस पे 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब ऑड नंबर है, ऑड और इवन नंबर में कॉमन डिफरेंस कितने का होगा 2 का होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2 से 20 चला गया 10 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 10, और अंदर से आपको क्या मिलेगा 2 1 जा 2, और यहाँ पे 19 2 जा 38, 38 और 2 40, ये हो गया 40, 40 10 जा क्या हो जाएगा 400। तो फर्स्ट 20 और नंबर्स का सम क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कहता है, क्वेश्चन आप पहले एक बार ध्यान से देख लो, आप खुद से देख लो, नहीं तो बोलोगे सर आप ही बताए जा रहे हो, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एग्जाम तो हमारा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से देख लो। तो आपने क्वेश्चन 11 को देख भी लिया होगा। कहा गया है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q the length of tangents to a circle is 5 सेंटीमीटर। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे डाले हुए टेंजेंट का लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, और Q पॉइंट का सेंटर से दूरी हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा। आओ प्यारे बच्चों, बहुत ही घटिया लेवल का क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें एक सर्कल दे रखा है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट जिसका नाम Q है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे क्या ड्रॉ किया गया टेंजेंट।
टेंजेंट ड्रॉ किया गया और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, जबकि इस एक्सटर्नल पॉइंट Q का इस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका रेडियस पता करना है, रेडियस पता करना है। तो रेडियस तो आप क्या करो, रेडियस पता करना है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस सर्कल के सेंटर से मिला लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल से मिला लो। आओ अब आगे करते हैं। अब हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें हाइपोटेनियस 90 का पॉइंट का साइड क्या होता है हाइपोटेनियस, और इसको आप क्या ले लो परपेंडिकुलर ले लो, बेस ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब हमें मान लो ये परपेंडिकुलर दे रखा है तो हमें बेस का लेंथ चाहिए, मतलब हमें इस सर्कल का रेडियस चाहिए। रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में लॉन्गेस्ट साइड पे स्क्वायर 8 सेंटीमीटर पे स्क्वायर माइनस जो वन स्मॉलेस्ट साइड दे रखा है उसको माइनस कर लो, उसके स्क्वायर को माइनस कर लो, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर पे स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 8 पे स्क्वायर होता है 64 और 5 पे स्क्वायर 25, तो 64 में से 25 अगर हम लोग निकाल दें तो रिजल्ट आएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 39 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 13 3 जा 39 होता है, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। तो अब ऑप्शन को देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पेयर में है तो ये बाहर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी सॉरी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The area of a circle is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है किसी सर्कल का एरिया, अब हमें पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, देन इट्स सरकमफेरेंस इज, तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा। तो सरकमफेरेंस आप निकाल पाओगे जब आपको सर्कल का क्या पता हो रेडियस। तो आओ हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। पाई का वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले 22 वन जा 22, 22 7 जा होता है 154। अब यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू 49, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो आप इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस कितना हो गया, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब सरकमफेरेंस निकाल लो। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, इसी का वैल्यू चाहिए। तो आओ निकाल लेते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें 2 इंटू 22 44, 44 बन जा 44। क्या आंसर है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया, करेक्ट आंसर क्या है 44 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, बात क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहता है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। अरे मेरे भाई मेरे मित्रों, अगर अगर यह कह दिया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मिलता है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कब मिलता है, जब या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या फिर दो लाइनें एक दूसरे के ही ऊपर हो, मिस कोइंसाइड हो। बात समझ में आ गया, कोइंसाइड ऑन ईच अदर हो। तो यहाँ पे देखो
तभी हमें क्या मिलता है, तभी हमें सॉल्यूशन मिलता है। जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है तब हम उनको कंसिस्टेंट कहते हैं, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसका मतलब जब लाइन पैरेलल होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे देखो, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो देन द लाइंस विल बी, अगर लाइन कंसिस्टेंट कह दिया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तो वो क्या होंगे, या तो इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, सीधी सी बात है, ऑप्शन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से देख लो, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और हमें पूछा है द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के लोअर लिमिट का सम बताइए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि हमारा मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास क्या है। मीडियन क्लास देखो कैसे पता करते हैं, मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको निकालना होगा सभी क्लासेस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सभी क्लासेस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ निकालना होगा। पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी ही पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, सेकेंड क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले दो क्लास के फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा, थर्ड क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट थ्री क्लासेस के फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 37। इन तीनों को ऐड कर लो, या 25 प्लस 12 करेंगे 37। अब फोर्थ क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फोर क्लास के फ्रीक्वेंसी का सम, तो करो इन सभी को, अगर हम लोग ऐड करें मतलब 37 प्लस 20 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57, और 57 और लास्ट वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 57 प्लस 9 ये हो जाएगा 66। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि सभी फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज क्या हो जाएगा, ये हो गया 66। तो इनका हाफ निकाल लो, सभी फ्रीक्वेंसी के सम का हाफ निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये हो गया 33। अब हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए यह देखना होगा कि किस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 से जस्ट बड़ा है, 33 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास का है। तो हम देख पा रहे हैं 33 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास का है, इस वाले क्लास का, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास का, मतलब यही हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा मीडियन क्लास, ये हमारा बन गया मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब मॉडल क्लास पता करना है, मॉडल क्लास पता करना तो बड़ा आसान काम है। मॉडल क्लास पता करने के लिए हमें देखना होता है किस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो किस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हम देख पा रहे हैं इस वाले, ये हो गया इस वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है सबसे ज्यादा, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए बन जाएगा मॉडल क्लास, मॉडल, ये हो गया मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो अब हमें मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के लोअर लिमिट, इनका लोअर लिमिट देखो क्या है, इनके लोअर लिमिट का सम पूछ रखा है, तो 10 और 15 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अ सॉलिड इज हेमिस्फीयर एट द बॉटम, कोई सॉलिड है जिसका निचला हिस्सा, निचला वाला जो हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है वो कैसा है, हेमिस्फीयर के शेप में है, एंड कोनिकल पार्ट एबव इट, जबकि इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो कोनिकल पोर्शन में है,
इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, अगर इन दोनों पार्ट्स का सरफेस एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द स्लेंट हाइट, तो इनके रेडियस और स्लेंट हाइट किसका, कोण का, दोनों का रेशियो पता करना है, रेडियस और कोण के स्लेंट हाइट का रेशियो पता करना है। आओ प्यारे बच्चों इसको बना लेते हैं जल्दी से। तो हमें बोल रखा है एक सॉलिड कुछ इस तरह से है कि इसका निचला वाला हिस्सा, बॉटम पोर्शन कैसा है, हेमिस्फेरिकल शेप में है, जबकि इसका टॉप का पोर्शन कैसा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कॉनिकल शेप में है। अब बोल रखा है दोनों ही पार्ट का सरफेस एरिया आपस में इक्वल है। अच्छा पहले बताओ, ऊपर वाले पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ कोण का क्या नजर आएगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे वाला तो क्या है, नीचे वाला तो नहीं देख पाएंगे, इसका नीचे वाला जो इसका बेस है, कोण का बेस, वो हम नहीं देख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या देख पाएंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया। मतलब हमें कहा गया है कि ऊपर वाले पोर्शन का सरफेस एरिया और उसका कौन सा सरफेस हम देख पाएंगे, तो हम बोलेंगे उसका हम सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया देख पाएंगे। तो ये हो जाएगा, हमें दे रखा है कि पाई आर एल, ऊपर वाले पोर्शन का सरफेस एरिया इक्वल है नीचे वाले पोर्शन का, नीचे वाला का हमें बस ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला ही हिस्सा दिखेगा, ये वाला ही सरफेस दिखेगा, मींस इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, ये हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया हो जाएगा, मतलब हमें इसका भी क्या लेना है, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है इसका, होता है 2 पाई, 2 पाई r स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों कि यहां से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, पाई से पाई को एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेशियो किसका, रेडियस का स्लेंट हाइट से, रेडियस का स्लेंट हाइट से रेशियो पूछा गया, तो r ऊपर होना चाहिए और l नीचे होना चाहिए, r डिवाइडेड बाय l चाहिए। तो आओ निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो एक r से इधर का एक r कैंसिल हो जाएगा, इधर एक r बच जाएगा। तो अब हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, हमें चाहिए क्या, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं r डिवाइडेड बाई एल, तो यहाँ पे क्या आ गया, एल अगर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 1, और इस 2 को हम इसके बाई में भेज देते हैं। तो रेडियस का स्लेंट हाइट से रेशियो क्या होगा, 1:2। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर, द रिलेशन एमंग मीन मीडियन एंड मॉड, इनमें से कौन सा मीन मीडियन मॉड के बीच का सही रिलेशन है। आओ प्यारे बच्चों देख लेते हैं, देखो आओ देखते हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन रिलेशन को एग्जाम में जाकर खूब रट्टा लगाते हैं, खूब रट्टा लगाने के बाद भी एग्जाम में जब जाते हैं तो सोचने लगते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप कभी नहीं भूलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। तो सुनो, हमारे पास मीन है, मीडियन है, मीडियन है और मॉड है, मीन मीडियन मॉड। अब हम आपसे पूछेंगे इनमें सबसे बड़ा कौन है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, ठीक है ना, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो आप देख पा रहे हो इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो 4 है, इसमें 6 हैं और इसमें 4 है। तो सबसे ज्यादा लेटर किसके पास है, मीडियन के पास 6 लेटर है, इसलिए हम इसको बड़ा बोल देते हैं कि मीडियन जो है वो सबसे बड़ा है, मीडियन सबसे बड़ा है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, मीडियन तो हो गया सबसे बड़ा हो गया, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो नंबर ऑफ लेटर से हम बड़ा और छोटा यहाँ पे पहचान नहीं सकते हैं। इनमें भी, इसमें भी 4 लेटर्स हैं और इसमें भी 4 लेटर्स हैं, ठीक है ना, तो बड़ा और छोटा हम नहीं पहचान सकते। अब हम लोग इसको देखेंगे, इनके लेटर को देख लेते हैं, एम एम दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, अभी भी हम बड़ा छोटा नहीं बता सकते। पहले ई आता है कि पहले ओ आता है, तो पहले ई आता है, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, मीन, तो सबसे बड़ा क्या होगा, मीडियन, उससे छोटा कौन होता है, मीन, और सबसे छोटा होता है मॉड, मॉड। अब सुनो प्यारे बच्चों, इनको हमें, इनको
हमें 6 लड्डू क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6 लड्डू इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर, कितने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6। अब ये मीडियन क्या है, सबसे बड़ा भाई है, तो ये ज्यादा लड्डू खाएगा। तो इसने खाया 3 लड्डू, तो इसने कितने लड्डू खाए, 3 लड्डू खाया। इसने 3 लड्डू खा लिए, इसने 3 लड्डू खाया। जबकि जो मीन है, जो दूसरा जो है मंझला भाई है, मंझला भाई, तो ये कितना लड्डू खाएगा, ये 2 लड्डू खाएगा, ये 2 लड्डू खाएगा। और बेचारा ये सबसे छोटा है तो इसको कम मिला, इसको एक ही लड्डू में संतोष करना पड़ा, सिर्फ एक ही लड्डू में संतोष करना पड़ा। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बड़े भाई को जितना मिला ना, वो बड़े भाई को अकेले जितना मिला उतना इन दोनों भाइयों को मिला करके मिला। मतलब अकेले भाई ने जितना लड्डू खाया उतना लड्डू दोनों भाइयों ने मिलके खाया। मीन्स यहाँ पे ये रिलेशन बन गया कि 3 मीडियन इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस 1 टाइम्स ऑफ मॉड, प्लस 1 टाइम्स ऑफ मॉड। बड़े भाई के अकेले का हिस्सा इन दो छोटे भाइयों के हिस्सों के सम के इक्वल है। तो 3 टाइम्स मीडियन इक्वल होता है 2 टाइम्स मीन प्लस 1 टाइम्स ऑफ मॉड। अब आप देख लें कौन सा ये ट्रिक है, ठीक है ना, ये ट्रिक है जो हमने आपको सिखाया। अब देखो, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हमें 3 मीडियन चाहिए, जहां ऑप्शन में 3 मीडियन होगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो 3 मीडियन इसमें दिख रहा है ये, और 3 मीडियन कहाँ दिख रहा है, 3 टाइम्स मीडियन और किस में नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे नजर आ रहा है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि हमें इसमें 3 मीडियन नजर नहीं आ रहा है। तो सुनो, अब क्या फर्स्ट ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, 3 टाइम्स मीडियन होता है 2 टाइम्स मीन प्लस 1 टाइम्स ऑफ मॉड। तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन हट चुका है। तो अब लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। देखो लिखा है मॉड इक्वल होगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अगर आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो यही चीज बन जाएगा, यही चीज बन जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन क्या होगा, 3 टाइम्स मीडियन माइनस माइनस 2 टाइम्स मीन इक्वल होगा किसके, 1 टाइम्स मॉड के। ये हो गया 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन इक्वल होता है मॉड के। बात क्लियर हो गया। अब आप नहीं बोलोगे ना, और एग्जाम में बिल्कुल ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में इस रिलेशन पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। If a number x is chosen at random from the numbers, इनमें से हमें randomly कोई एक नंबर चूज करना है, then the probability of x square के 2 से छोटे होने का क्या चांसेस होगा। फिर से सुनो क्वेश्चन, इफ अ नंबर x is chosen at random from the numbers, इनमें से एक नंबर x इस तरह से चूज करना है कि हमें x स्क्वायर जो हो, एक्स स्क्वायर जो मिले वो 2 से छोटा मिले, 2 से लेस मिले। इसका क्या चांसेस है, तो सुनो हमें इनमें से एक नंबर चूज करना है। तो अब देख लो किन किन नंबर का, किन किन नंबर का स्क्वायर लेस देन 2 है। तो आओ देखते हैं पहले। तो अगर आप देखो -2 पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। -1 पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। 0 पे स्क्वायर करेंगे 0 मिलेगा, और 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ऐसे कितने नंबर हमारे पास हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 2 मिल रहा है। तो ऐसे हमारे पास कितने नंबर हैं, यही वो 3 नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, लेस देन 2 मिल रहा है। ऐसे कितने नंबर हैं जिनका स्क्वायर हमें लेस देन 2 मिल रहा है, तो ऐसे 3 नंबर। मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 3। क्लियर। और टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हो गया 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 हो, इसका क्या चांसेस होगा, तो आंसर हो जाएगा 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A stone is 15
√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। कोई स्टोन है मेरे दोस्तों जो कि 15 √3 मीटर दूरी पे है किसी टावर से, जिसका हाइट 15 मीटर दे रखा है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ स्टोन। कहता है कि टावर के टॉप का स्टोन से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा। तो आओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं तुरंत। देखो, कहता है अब टावर है तो वो जाहिर सी बात है जमीन पे ही होगा, है कि नहीं। तो एक टावर है जो कि जमीन पे ही होगा, तो यहाँ पे हमने एक टावर को जमीन के ऊपर लगा लिया, ये हो गया। अब टावर जमीन से, कोई भी टावर है तो वो जमीन से हम लोग कितने डिग्री का लेते हैं, 90 डिग्री का। बात समझ में आ गया, 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। किसी टावर को देखे हो ऐसे, नहीं, हमेशा ऐसे ही देखे होगे, ठीक है ना। तो टावर हमेशा ग्राउंड पे क्या होता है, वर्टिकल वर्टिकल फॉर्म में होता है। अब सुनो, कहता है कोई टावर जिसका हाइट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 15 मीटर, ये हो गया। अब अ स्टोन इज 15 √3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। कोई स्टोन है, चलो ये स्टोन हो गया, यही वो स्टोन है जो कि इस टावर से क्या है, 15 √3 मीटर अवे है, दूरी पे है। तो इस स्टोन से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, आओ बता लेते हैं। तो हमने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने क्या बोलते हैं, थीटा। इसी थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब ये थीटा हो गया, थीटा के अपोजिट का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और थीटा एंगल बनाने वाला साइड क्या होगा, बेस होगा। 90 के अपोजिट का साइड हाइपोटेनियस, थीटा एंगल के अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर, और थीटा एंगल बनाने वाला साइड क्या होगा, बेस होगा। तो हम इस एंगल के लिए कौन सा रेशियो ले लेते हैं, 10 रेशियो। क्यों ले रहे हैं 10 रेशियो, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ बेस पता है, इसलिए हमने इस एंगल के लिए कौन सा रेशियो ले लिया, 10 रेशियो। 10 रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि है 15 मीटर डिवाइडेड बाई बेस जो कि है 15 √3 मीटर। यहां से आप देख पा रहे हो 15 से 15 गया 1 टाइम्स में, और मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मतलब 10 थीटा का जो हमें वैल्यू मिला वो मिल गया क्या, 1/√3। अब 10 में बताइए 1/√3 किस एंगल का वैल्यू होता है, 10 में 1/√3 किस एंगल का वैल्यू होता है। तो आप बोलोगे 10 में 1/√3, 10 में 1/√3, 10 थीटा इक्वल्स टू 10 में ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है 30 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, कंपैरिजन कर लो, एंगल का कंपैरिजन। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन, which option is correct, option C is correct option. Now next question, which is case study. Assertion, read assertion very carefully. Assertion, if the product of two numbers is 5780 and their HCF is 17, तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 5780, और उन दो नंबर का HCF क्या है, 17, then their LCM is 340, तो उनका LCM क्या होगा, 340 होगा। ये स्टेटमेंट सही है, ये असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। आओ प्यारे बच्चों चलो चेक कर लेते हैं। अब हमें पता है एक रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ऑफ, ये हो जाएगा both the numbers into LCM of both the numbers। ओके, अब देखो हमें दो नंबर का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 5780, जबकि उन दो नंबर का यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे एचसीएफ कर लो, एचसीएफ। अब हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है, तो ये हो गया एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, ये हमें दे रखा है इनटू क्या, ये हो गया 17। तो यहाँ से हम एलसीएम अगर निकाल लें टू नंबर्स का, जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स
ये हो गया 5780 डिवाइडेड बाई 17। 17 से इसको डिवाइड लगा लो, 17 3 जा क्या होता है, तो होता है 51, बचेगा कितना 6, 6 और 8, 17 4 जा 68 और आगे 0 टाइम्स, तो क्या हो गया 340। तो क्या ये सही है, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। अब देख लो क्या रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखो कहता है एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, कहता है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो कह रहा है कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा, एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये रीजन इस असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि एचसीएफ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। बात समझ में आ गया? तो हम बोलेंगे assertion is true and reason is also true, but reason is not the correct explanation of assertion, of assertion। तो ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो assertion, रीड करो assertion, the point 0,6 lies on y axis। कहता है ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे लाई करेगा। तो कोई पॉइंट y एक्सिस पे कब लाई करता है, जब उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। अब रीजन देख लेते हैं, the x coordinate of the point on y axis is 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बात समझ में आ गया? तो 0,6 कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे कब लाई करता है, इसका रीजन भी करेक्ट दे रखा है। तो कोई पॉइंट y एक्सिस पे तब लाई करेगा जब उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम बोलेंगे बोथ assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion। क्लियर? तो ये हो गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और कल फिर से हम लोग एक 20, फिर से दोबारा से हम लोग 20 एमसीक्यू का प्रैक्टिस क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।